अच्छा तो जनाब, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने ये काम किया था कि हमने इसमें सब चीज़ें कैलकुलेट कर ली थी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी तक, लेकिन हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे, जो कि अब हम कंप्लीट करेंगे। तो अब हमें करना ये है कि हमें क्लास बाउंड्रीज रखनी है एक्स एक्सिस के ऊपर, और उसके साथ मुझे जो मेरी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है उसको मैं रखूँगा वाई एक्सिस के ऊपर। ठीक है, तो अगर मैं क्लास बाउंड्रीज को रखता हूँ एक्स एक्सिस पे, तो क्लास बाउंड्रीज मेरी हैं ये वाली, like this one, this one, this one, this one and this one. These are my class boundaries. तो मैं उनको 0.5 से मुझे स्टार्ट करना है और मुझे 70.5 तक जाना है, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन उम्मीद है हम कर लेंगे। अच्छा, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो ये 10 हो जाएगा मेरा, 0.5 से जाना है। ओहो हो, तो 0.5 से अगर मैं इसको ले लूँ, बल्कि एक काम करते हैं, इसको इस पूरे बॉक्स को हम 10 ले लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा 20, फिर हो जाएगा 30, 40, 50, 60 एंड 70। बट द प्रॉब्लम इज़ कि मुझे 70.5 तक जाना है। तो फिर हम ये करते हैं कि हम थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे, एक दो बॉक्सेस पीछे चले जाएंगे, जिससे हमें पता चल जाए। अच्छा, अब ये अगर ये 10 में लेता हूँ, इसका मतलब हुआ कि 1 ये होगा, 2 ये होगा, 3 ये होगा, 4 ये होगा, 5 ये होगा। तो इसका मतलब मैं एक बॉक्स पीछे से स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, वो तो हो जाएगा। अब वाई एक्सिस के ऊपर देखते हैं कि हमें वाई एक्सिस पे कहाँ से जाना है। हमारे पास है 2, 1, 2, 1.6, 0.6। तो मेरे ख्याल से ये भी थोड़ा सा आसान ही है, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, आराम से ये काम हो सकता है बहुत इजी एक्सेस पे। तो हम यहाँ से ले लेते हैं इसको, और इस बार को मैं नीचे लेकर जाता हूँ अपने वाई के ऊपर, और यहाँ से मैं ले जाता हूँ इसको एक्स के ऊपर, जो कि मेरे पास यहाँ जा रहा है। जो कि मोस्ट प्रोबेबली है। ठीक है भाई, अब हमारा काम क्या है कि अब हमें इसको फर्दर ऑन ड्रॉ करना है। तो ड्राइंग करने के लिए हमारा पेन जो है वो 5th पर है, 5th ग्रेड पर। ओके बॉस। अच्छा, इसको हम मार्क कर लेते हैं अपना 10। ठीक है, इसको मार्क करते हैं 20, इसको मार्क करते हैं हम 30, ये हो जाएगा मेरा 40, 50, एक 60। बॉक्स पीछे करना होगा सर। थोड़ा सा पीछे ले जाना पड़ेगा। एक काम करते हैं ना, हम इस वाली लाइन को अगर हम यहाँ पर लेकर आ जाएं, तो इसके हिसाब से हम 10 बॉक्सेस छोड़ेंगे जो हम करेंगे। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर मैं 10 बॉक्सेस छोड़ के मार्किंग अपनी करता हूँ, तो वो मेरे पास कुछ इस तरह से होनी चाहिए। 3, 5, 3, 8 और 2, 10, ये मेरा 10 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से 5, 3, 8 और ये मेरा 20 हो जाएगा, ये मेरा 30 हो जाएगा, और ये मेरा 40 हो जाएगा, ये मेरा 50 है, और ये मेरा 60 है, ये मेरा 70 है। ठीक है, और वो मज़ीद उससे आगे चला जाएगा। ठीक है, सेम उसी तरीके से मेरे पास वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस भी मुझे सॉल्व करना है। तो वाई एक्सिस के अंदर ये होगा हमारे पास कि हमारे पास मैक्सिमम 2 जा रहा है, उससे ऊपर कोई जा ही नहीं रहा है। तो हम एक काम ये कर लेते हैं कि 0.1 2 3 4 5, ये 0.5 ले लेते हैं। ये 0.5 हो जाएगा, ये मेरे पास 1 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, और ये मेरे पास 2 हो जाएगा, और फिर ये 2.5 हो जाएगा। तो 0.5, 1, 2, सही, और ये वाला हो जाएगा 2.5। सही। अब मुझे बनाना है हिस्टोग्राम। तो मेरे पास 0.5 से स्टार्ट हो रहा है हिस्टोग्राम, और वो जा रहा है 5.5 तक, और उसके बाहर की लेंथ जो है वो है 2। 0.5 आएगा बिल्कुल इसके मिडिल में। ठीक है,
और 5.5 का मतलब हुआ कि 1 2 3 4 5 और ये 5.5 ये यहाँ आएगा। ठीक है, तो जनाबे वाला इसके मिडिल से यहाँ तक हो गया, ऑलमोस्ट इसके, अच्छा थोड़ा ज़्यादा कर दिया। ये हो गया पहला बार मेरा, ठीक है, उतने 0.5 के फासले से आगे। उसी तरीके से फिर मेरे पास 5.5 से 10.5 तक जाएगा, तो 10.5 यानी कि वो यहाँ से होना चाहिए इस जगह से, और इस बार की जो हाइट है वो है 1 तक। तो ये आ गया मेरा यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है, और वो यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद फिर मेरा अगला बार दोबारा 2 तक जाएगा, और वो जा रहा है 20.5 तक। तो ये आ गया यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। उसके बाद जो मेरा बार है वो 1.6 तक जाएगा 40.5 से, तो 1.5 के बाद दो बॉक्सेस के ऊपर आएगा 1.6, तो ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर इस जगह पे, और ये वाला जो है यहाँ पे आएगा। सर इंशाल्लाह क्लास कब तक एंड? इंशाल्लाह जब तक थक ना जाए तब तक एंडिंग होगी, थक जाएंगे तो एंड हो जाएगी भाई। क्यों, कहीं जाना है मेरे भाई, कहीं जाएंगे मेरे भाई? हाँ भाई। बस थक गया सर अभी से ही। अब अभी से ही थक गए? थके हुए इंसान है ना आप, इसलिए थक गए। बेटा वही 1 बजे तक ही करेंगे। ओके। अच्छा, आप देखिए, ग्राफ बनाना तो आसान सा काम था। ग्राफ बनाने में कोई भी साइंस नहीं है एग्जैक्टली, बहुत आसान सी चीज़ है, लेकिन एक चीज़ ये है कि आपको जो है स्केल इस पे ज़रूर लिखना पड़ता है, क्योंकि क्योंकि इसमें एक्स और वाई एक्सिस आपने खुद ही ड्रॉ किया है, तो उसके हिसाब से आपको एक स्केल जो उसका डिफाइन करना पड़ता है। अच्छा, पहले वाला जो हमने ग्राफ किया था उसमें भी हमने यही काम किया था, पर हमने मिसिंग जो हमारा ये था कि हमने स्केल ले लिखा, तो हम उसका भी स्केल लिख लेते हैं और इसका भी स्केल लिख लेते हैं। जो हमारा वो था पुराना वाला जो ग्राफ था, उसका जो स्केल था वो मेरे पास था एग्जैक्टली 10 बॉक्सेस पे मैं 25 यूनिट्स ले रहा था ऑन एक्स एक्सिस, तो 10 बॉक्सेस इक्वल टू 25 यूनिट्स, ये आ गया मेरा एक्स एक्सिस का स्केल, ठीक है। इसी तरीके से, और उप्स, क्या क्या मैंने क्या, और वाई एक्सिस पे मैंने ये किया था कि ऑन वाई एक्सिस मेरे पास थे टोटल 10 स्मॉल बॉक्सेस और 20 यूनिट्स के बराबर थे, तो मैंने यहाँ लिखा 10 बॉक्सेस इक्वल टू 20 यूनिट्स, ठीक है। और यहाँ पर अभी जो मैंने किया उसमें मैं जब स्केल लिखूँगा अपना, तो स्केल में मैं लिखूँगा ऑन एक्स एक्सिस मेरे पास है 10 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 10 यूनिट्स। अंजला तुम बॉक्सेस मत लिख देना भाई, बॉक्सेस है ये, ठीक है। ऑन वाई एक्सेस, बिलाल आया हुआ क्लास में? आया हुआ जी है, आया हुआ है। गलती से आया हुआ है शायद। बिल्कुल ही गलती से आज सही।
बेटा मामू को कॉल कर दी थी मैंने सुबह, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया कि बिलाल बहुत लेट आता है। भाई किस बात की कॉल किया? ये इस पे बताने के भी कॉल लिए। करते हैं? हाँ, वो इसमें भी कॉल कर देते हैं भाई। ये तो उनको पता ही है कि मैं लेट ही आता हूँ, मैं हर जगह लेट जाता हूँ भाई। ये क्लास रिकॉर्ड नहीं हो रही होती ना, फिर बताता मैं तो। अंजला समझ गया होगा, बहुत तेज है ना, ये समझ गया होगा। मैं भी अच्छा। बस लिहाज ही कर रहा हूँ सर। तुम्हारा लिहाज किसी ने किया नहीं, तुम लिहाज कर रहे हो। अच्छा चलो इधर देखो। अच्छा, अब तुमने मतलब आप लोगों ने तीन तरह के ग्राफ सीख लिया। स्टेम एंड लीफ सीख लिया आपने, फिर उसके बाद आपने हिस्टोग्राम सीख लिया, उसके बाद आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीख लिया। अब इसके अलावा हमारे पास है बॉक्स एंड विस्कर्स जो हमारे पास आता है। तो अब हम एक सवाल करते हैं बॉक्स एंड विस्कर्स का, उसके बाद मैं पासिवर्ड्स आपके साथ शेयर करता हूँ, देन यू विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है? तो बॉक्स एंड विस्कर्स के बाद मतलब अब ये मेरा टॉपिक फिनिश हो जाएगा, बॉक्स एंड विस्कर्स समझाऊंगा तो वो टॉपिक फिनिश हो जाएगा। अब ये है कि हमें उसके रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है? तो उसके लिए मैं आपको एक टास्क दूंगा, मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा कि आपने कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, आप वो करके आएंगे तो फिर हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बॉक्स एंड विस्कर्स प्लॉट के अंदर हमारे पास क्वेश्चंस को देखा जाएगा बड़े तरीके के साथ, ठीक है? अच्छा, अब देखो ये सवाल एक है, इसमें तो खैर स्टेम एंड लीफ भी शामिल है। देखो मैं ज़रा बॉक्स एंड विस्कर्स, बॉक्स सिर्फ ओनली बॉक्स एंड विस्कर्स अगर मिल जाए तो भी बहुत अच्छा है, अगर नहीं मिलता तो फिर हम बना लेंगे बॉक्स एंड विस्कर्स। जिस टाइम एंड लीफ के साथ के क्वेश्चंस में ही आ रहा है। चलो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, इसमें बॉक्स एंड विस्कर्स हमें बनाना भी है। विस्कर मतलब? नाम है ये नाम है बेटा पूरा, बॉक्स एंड विस्कर्स प्लॉट उस बंदे का नाम है। अच्छा जी, अब इसमें करना क्या है आपको, आपके सामने पूरा सारा स्ट्रक्चर मौजूद है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले उसने पूछा है द टू मशीन्स, अब लोग एक दफ़ा सवाल रीड कर लें, मैं हेडिंग भी डाल दूँ। हाँ भाई, पढ़ लिया सवाल? हाँ बच्चों, सवाल में उसने ये पूछा है टू मशीन्स ए एंड बी प्रोड्यूस मेटल रॉड्स ऑफ अ सर्टेन टाइप, द लेंथ इन मीटर्स ऑफ 19 rods produced by the machine A and 19 rods produced by the machine B shown in the बैक टू बैक स्टेम एंड लीफ डायग्राम। ये स्टेम एंड लीफ डायग्राम उसने आपको प्रोवाइड किया है। इस स्टेम एंड लीफ डायग्राम के अंदर आपको करना ही है कि फॉर एग्जांपल वो आपसे कह रहा है कि फाइंड द मीडियन एंड द इंटरक्वार्टाइल रेंज ऑफ द मशीन। अच्छा, ये जो दिया हुआ है उसने, इसका मतलब एग्जैक्टली क्या है कि अगर मैं इसको स्टैंडर्डली रीड करूँ तो ये 0.227 हो जाएगा इस तरफ से लेफ्ट साइड वाली मशीन के लिए, और राइट साइड वाली मशीन के लिए हो जाएगा 0.224, ठीक है? ये तो एक स्टेटमेंट है हमारे पास जो हमें दिया हुआ है कंप्लीट करने के लिए। तो सबसे पहले पूछ रहा है फाइंड द मीडियन एंड इंटरक्वार्टाइल रेंज ऑफ द मशीन ए। मशीन ए की मीडियन और इंटरक्वार्टाइल रेंज निकालनी है, मुझे सिर्फ मशीन ए पे काम करना है। अब मशीन ए का जो डाटा है मेरे पास वो टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 वैल्यूज़ हैं। तो अगर एक बात तो अंडरस्टूड है कि अगर मुझे इसका मीडियन निकालना है तो मीडियन जो होगी वो मेरी 19 वैल्यूज़ है ना, तो 9 वैल्यूज़ के बाद 10th वैल्यू जो होगी वो मेरी मीडियन होगी, ठीक है?
तो मैं अगर इसको देखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10th वैल्यू यानी कि ये वाली वैल्यू जो है वो मेरी मीडियन कहलाएगी। सही है, क्योंकि इसके पीछे देखा जाए और इसके आगे देखा जाए तो टोटल 9 वैल्यूज़ मैंने छोड़ी हैं। देखें तीन, या अब इसको दोबारा से देख लें, इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 वैल्यूज़ मैंने छोड़ दी इसके बाद। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी 9 वैल्यूज़ छोड़ दी, तो बीच की वैल्यू ये वाली हो गई। तो ये तो मेरा मीडियन हो जाएगा। तो मीडियन मेरे पास डाटा का जो बनेगा वो बनेगा 0.231। सही है, ये मेरे डाटा का मीडियन आ गया। जीरो फिर उस पॉइंट थ्री टू वन नहीं हो जी बेटा, 0.321 नहीं होगा? नहीं 321 नहीं होगा। ये 227 आपके सामने दिया हुआ है ना, आप पहले इसको रीड करेंगे उसके बाद उसको लिखेंगे। ये आपके पास रीडिंग का तरीका उसने बताया हुआ था ना आपको, ये। तो जो भी नंबर है वो इसी तरह से डिफाइन हुआ हुआ है ना। सही है, क्लियर है बात? अच्छा, इसी तरीके से अब जब मैं आगे बढ़ता हूँ, मीडियन के बाद उसने मुझसे बोला इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो मुझे लोअर क्वार्टाइल चाहिए होगा उसके लिए। अब मीडियन मार्कर मेरा ये वाला था, ये था मेरा मीडियन। तो इससे पहले अगर मैं देखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वैल्यूज़ थी। तो इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू होगी, ओहो मैंने उल्टा देख लिया, एक सेकेंड, मैंने मीडियन उल्टा कैलकुलेट कर लिया, उल्टा कैलकुलेट कर लिया इस तरह से, क्योंकि डाटा ऐसे चल रहा है ना, सॉरी मैंने देखा नहीं, ये ऐसे चल रहा है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10th वैल्यू ये मेरा मीडियन होगा इस तरफ। तो ये आ रहा है मेरे पास 0.238। ठीक है, इसी तरीके से फिर अगली चीज़ लोअर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल अगर मुझे देखना है तो मैं इन वैल्यूज़ में से देखूंगा, ये वाली 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। तो इसमें से मुझे जो मीडियन मिलेगा, मेरा लोअर क्वार्टाइल मिलेगा सॉरी, वो ये वाला होगा। ठीक है, इसके 4 वैल्यूज़ इधर हैं और 4 वैल्यूज़ इधर हैं, तो ये हो जाएगा 231। 231 लोअर क्वार्टाइल हो गया। और अगर मैं अपर क्वार्टाइल देखूंगा, 1 2 3 4, मैं लोअर क्वार्टाइल को सर्कल कर रहा हूँ और अपर क्वार्टाइल को भी सर्कल कर रहा हूँ इससे। ठीक है भाई, तो मेरा अपर क्वार्टाइल जो डाटा का है वो हो जाएगा 0.245। अब जब मैं आई क्यू आर निकालूंगा यानी कि इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो अपर माइनस लोअर जब करूंगा तो 0.231 और 0.245 और 0.231। तो 0.245 माइनस 0.231 कितना बचेगा भाई? 0.014। 0.014, ये मेरी हो गई इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो ये वाला पार्ट हो गया हमारा डन। अब वो कह रहे हैं इट इज़ गिवन दैट द मशीन बी, द मीडियन इज 2 3 एंड द लोअर क्वार्टाइल इज 2 2 4 एंड द अपर क्वार्टाइल इज 2 4 3। अब आपसे बोल रहा है कि मशीन ए और मशीन बी दोनों के लिए बॉक्स एंड विस्कर्स बनाना है आपको। तो बना देते हैं भाई बॉक्स एंड विस्कर्स को बनाना कोई मुश्किल बात तो है नहीं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको समझना है कि बॉक्स एंड विस्कर्स कैसे बनेगा। ठीक है, देखो बेटे, बॉक्स एंड विस्कर्स में आप क्या क्या चीज़ें जो सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं जिसको आप प्लॉट करते हो, उसमें आपके पास होता है लोअर क्वार्टाइल। ठीक है, उसमें आपके पास होता है अपर क्वार्टाइल, और उसके साथ आपका होता है मीडियन, और उसके बाद आपने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को भी प्लॉट करना होता है ग्राफ के ऊपर। अब आप सबसे पहले अपनी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के हिसाब से अपना स्केल डिज़ाइन कर लो, फिर हम अपर क्वार्टाइल लोअर क्वार्टाइल पे जाएंगे। क्योंकि मुझे दोनों मशीन्स का डाटा एक ही जगह पे पुट करना है, तो मेरे पास वो वैल्यू ज़्यादा रिलायबल होगी जिसमें ज़्यादा वैल्यूज़ आ रही हो। मतलब जैसे मशीन ए है, मशीन ए में इस जगह पे कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। अगर देखा जाए तो इसकी सबसे छोटी वैल्यू 0.220 होनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं होगा। 0.21 की कैटेगरी भी मेरे पास थी, तो मशीन बी का डाटा को लेके मैं उसको प्लॉट कर दूंगा, अपना स्केल बना लूँगा। तो अब मैं जब अपना स्केल बनाऊंगा, तो फॉर एग्जांपल अब मेरे पास अगर देखा जाए तो सबसे छोटी वैल्यू है 0.211। ठीक है, अब 0.211 सबसे छोटी है, और सबसे बड़ी वैल्यू जो मेरे पास आ रही है वो आ रही है 0.256, क्योंकि 254 अगर देखा जाए तो वो भी छोटा ही काउंट होगा। मशीन बी में मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यूज आपको डाटा को स्केल करने के लिए नज़र आ जाएंगी, 0.211 और 0.256। अब आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है? देखो 2 तो कांस्टेंट है,
यानी कि आपको 11 से लेके 56 तक जाना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि भाई अगर ये वैल्यू बन रही थी 0.211 सबसे छोटी और सबसे बड़ी बन रही थी 0.256, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इसको प्लॉट करना है। टू तो उनमें कांस्टेंट ही है, यानी कि 200 की कैटेगरी है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होनी चाहिए। 11 और 56, अब 11 और 56 बड़ा ऑड सा है मार्क करने के लिए, तो उससे बेहतर ये है कि हम वैल्यूज ऐसी लें जो एग्जैक्टली मार्क भी की जा सके और समझ में भी आए। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं उसको या तो 5 से 60 पे ले जाता हूँ या मैं उसको 10 से 60 पे ले जाता हूँ। तो उससे होगा ये कि वो डाटा सही तरह से अलाइन हो जाएगा। कैसे? अब देखते हैं कितना बड़ा गैप देना है। जैसे मिसाल के तौर पे 10 है, तो 10 मैंने लिया, फिर 20 लिया, फिर 30 लिया, फिर 40 लिया, फिर 50 लिया, फिर 60 लिया। मैंने कहा हाँ यार, ये तो आसानी से आ रहा है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही मुझे। तो अब मैंने क्या किया, मैंने 10 यहाँ से लिया, ठीक है। इसलिए नहीं लिया कि मुझे कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, बल्कि मैंने इसलिए लिया कि डाटा में पीछे मार्जिन होना चाहिए, कुछ स्पेस नज़र आने का। क्योंकि अगर मैं बिल्कुल एंडिंग टू मतलब स्टार्ट टू एंडिंग कवर अप कर दूंगा, तो वो डाटा के ऊपर बिल्कुल वैल्यूज़ क्लोज हो जाएंगी ना। मतलब इधर से भी पूरा कवर अप कर लेंगे, इधर से भी। कम से कम एटलीस्ट दो का डिफरेंस होना चाहिए, ताकि मैं दोनों के दरमियान अगर कोई कंपैरिजन करना है तो उसको देख सकूँ आसानी से। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे छोड़ दिया, मैंने स्टार्ट किया यहाँ से 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब मेरे पास स्टार्ट पे भी कुछ पर्सेंट बचा हुआ है और एंड पे भी बचा हुआ है। तो अब मैंने इसको लिखना शुरू कर दिया कि भाई मैं इसमें क्या क्या वैल्यूज़ लूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर सिर्फ अपनी आसानी के लिए लिख रहा हूँ अभी तो, कि मुझे इस पे समझ में आए कि क्या चीज़ हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इस पे 10 ले लेता हूँ, इस पे 20 ले लेता हूँ, इस पे मैं 30, 40, 50 और 60 ले रहा हूँ। तो आपको ये पता है कि वैल्यूज़ कौन सी हैं? ये 10 का मतलब क्या है, मैं कौन सी वैल्यू ले रहा हूँ? 0.210, ठीक है, 0.210 ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैं उसको यहाँ पे लिख भी देता हूँ नीचे भी, और ऊपर से फिर मिटा देता हूँ उसको। 0.210, ये वैल्यू सबको नज़र आ रही है? 0.210 जो मैंने लिखी है, लाइट पेन से लिखी है, 0.220 और 0.230 और 0.240 और 0.250 और 0.260, सही। अब जो एक्स्ट्रा वैल्यूज थी वो मेरे ऊपर वाली, मेरे अब वो किसी काम की नहीं, उसको मैंने यहाँ से हटा दिया, ठीक है। अब हम अपने डाटा की प्लॉटिंग कर लेते हैं। अच्छा, अब हमें दो विस्कर्स प्लॉट, यानी कि दो बॉक्स एंड विस्कर्स प्लॉट बनाने हैं इसके ऊपर। तो एक हम ऊपर बना देते हैं और एक हम नीचे बना देते हैं, ताकि कंपैरिजन हो सके। सबसे पहले बनाते हैं मशीन ए के लिए। तो अगर मशीन ए का डाटा बनाते हैं हम फॉर एग्जांपल, तो मशीन ए के लिए आप कैसे बनाएंगे? मशीन ए की जो सबसे मिनिमम वैल्यू है और मीडियंस हैं और अपर क्वार्टाइल लोअर क्वार्टाइल्स हैं, वो सब इसमें प्लॉट किए जाएंगे। तो सबसे मिनिमम वैल्यू है 0.220। अगर देखा जाए तो ये वाली वैल्यू होगी सबसे छोटी, ठीक है। वो अभी मैं बाद में करता हूँ। और ये सबसे बड़ी वैल्यू है ये वाली, ये भी मैं बाद में करूँगा सबसे एंड में। सबसे पहले मैं मार्क करता हूँ इसका मीडियन 0.238, ठीक है। तो ये मेरे पास है 230, तो एक बॉक्स यहाँ पे 230, 31 हो जाएगा ये। और तो 0.238 का मतलब ये होगा कि मैं 0.240 है ना, 38, ये यहाँ पे दो बॉक्सेस के ऊपर। अच्छा, इसको मैं इस तरह से इसलिए बना रहा हूँ बेटा कि मोस्ट प्रोबेबली, मतलब ज़्यादातर हमें बॉक्स एंड विस्कर्स प्लॉट बनाना होता है। तो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपको। ये सबसे पहले मीडियन के लिए सेंटर मार्क लगा है, जो इसके बॉक्स में लगता है, ठीक है। और अब मैं लगाऊंगा अपना लोअर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल है 0.231, तो वो मेरे पास यहाँ आ जाएगा इस जगह पे, ठीक है। और उसके बाद 0.245, तो 245 जो है वो मेरा एग्जैक्टली यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, अब जब मैंने लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल और मीडियन बना दिया, तो मेरा बॉक्स कंप्लीट हो गया। आप जो ग्राफ कर रहे हैं उसका नाम होता है बॉक्स एंड विस्कर्स प्लॉट, ठीक है। तो आपने बॉक्स अपने कंप्लीट कर लिया, अब आपके विस्कर्स बाकी हैं। विस्कर्स हैं इसके अपर और लोअर वैल्यूज। तो 0.220 वो एग्जैक्टली यहाँ पर है एक विस्कर। दूसरा है 0.254, यानी कि 54, तो ये यहाँ पर है। अच्छा, अब डाटा में ना इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं। वो होते हैं इसके आउटलायर्स, ठीक है। डाटा के आउटलायर्स भी काउंट किए जाते हैं। डाटा के आउटलायर्स क्या होते हैं वो मैं आपको अभी समझाता हूँ
कि आउटलायर्स क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं। पहले तो मैंने बना लिया मशीन ए का बॉक्स एंड विस्कर्स, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया मशीन ए का। अब मुझे उसने बोला था कि मशीन बी का भी बॉक्स एंड विस्कर्स बनाना है, तो मैं वो भी बना लेता हूँ। मशीन बी का जब मैं बॉक्स एंड विस्कर्स बनाऊंगा तो उसमें जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो ये वाली है मेरे पास, और मैक्सिमम है ये वाली। इसके मीडियंस और क्वार्टाइल्स उसने मुझे दिए हुए थे, ये मीडियन था। तो अब मैं उससे ज़रा से नीचे चला गया और अब मैंने नीचे जाके इसको सबसे पहले प्लॉट किया जो इसका मीडियन था 0.232, उसको भी मैंने दो बॉक्सेस के अंदर मीडियन को प्लॉट कर। फिर मेरा लोअर क्वार्टाइल था 0.224, ये इधर आ गया। फिर मेरा अपर क्वार्टाइल था 243, ठीक है। अच्छा, अब ये मेरा बॉक्स हो गया कंप्लीट, सही। और अब मैं विस्कर्स मार्क कर देता हूँ। तो मेरा 0.211 है सबसे पहला, 0.1 ये आ गया, और उसके बाद आ गया 0.256, तो 56 मेरा यहाँ आ गया। ठीक है भाई, ये मेरे हो गए विस्कर्स जो मैंने इस पर मार्क कर दिए। अच्छा, अब हम बॉक्स एंड विस्कर्स जो प्लॉट बनाते हैं उसमें हम क्या क्या चीज़ें चेक कर सकते हैं, क्या क्या बातों को बता सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, इसको समझ लें। देखो बेटा, सबसे पहली बात कि जब आप अपने लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल और मीडियंस को बनाते हो तो आप अपनी डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन पता भी कर सकते हो उससे, यानी कि आप ये जान सकते हो कि स्क्यूनेस कैसी है। ये इसका एंड पॉइंट, ये इसका अलोंग द एक्स एक्सिस का पॉइंट आप कंसिडर करते हो, और यहाँ से अगर आप देखो अपने ग्राफ को बनाकर तो ये एग्जैक्टली सिमेट्रिक शेप दे रहा है, ठीक है, यानी कि बेल शेप दे रहा एल शेप। है। और अगर फॉर एग्जांपल मेरा मीडियन यहाँ होता तो एग्जैक्टली मैं फिर इसको ऐसे बनाता और तब ये कहलाता पॉजिटिवली स्क्यूड, सही। इसी तरीके से यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसके अंदर भी ये स्लाइटली पॉजिटिव स्क्यूड है, बेल शेप कंप्लीट नहीं है क्योंकि ये लेफ्ट साइड की तरफ थोड़ा ज़्यादा किया हुआ है, ठीक है। ओरिजिनली इसको सेंटर में होना चाहिए था, थोड़ा सा इधर होती तो ये बिल्कुल कम्प्लीटली स्लाइटली पॉजिटिवली स्क्यूड है ये। अच्छा, इसी तरीके से इसके आउटलायर्स क्या होते हैं। देखो बेटा, एक कंडीशन होती है आउटलायर्स, ये वैसे जो एक वर्ड है ना, क्वालिटी कंट्रोल में इस्तेमाल किया जाता है। क्वालिटी कंट्रोल बेसिकली होती है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये टी शर्ट पहना हूँ तो इस टी शर्ट की प्रोडक्शन के अंदर तो इसकी क्वालिटी चेक होती है कि ये टी शर्ट्स बाकायदा पूरी तरीके से सही बनी है या नहीं बनी है, इसमें कोई थ्रेडिंग का इशू है या इसमें कोई साइज़ का इशू है, जो हमने साइज़ मशीन पे बनाना था क्या वो बना या नहीं बना, उसे कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल पे उसे चेक किया जाता है। क्वालिटी कंट्रोल के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है वो आज से कई साल पहले वन सिग्मा पे थी, जिसे वन सिग्मा कहा जाता है। वन सिग्मा होता है क्वालिटी चेक के मार्क्स, मतलब कि क्वालिटी कंट्रोल। अब ये क्वालिटी कंट्रोल क्या चीज़ है, बहुत आसान सी चीज़ है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो बेटे, जब आप कभी भी, अल्लाह ना करे कभी आपका ऐसा वास्ता पड़े, लेकिन कभी अगर आपको अपनी या अपने किसी करीबी की ईसीजी करवानी पड़े तो ईसीजी जो होती है उसमें आउटलायर्स होते हैं, आपके दिल की धड़कन चलती हुई नज़र आती, वो यहाँ तो यूं करके चल रही होती है, ठीक है, ये नॉर्मल केस होता है कि धड़कन इस तरह से चलती है, ठीक है। कभी कभी कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें धड़कन इस तरह से नहीं चलती, ठीक है, वो यूं करके जा रही होती है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये मेरी अपर लिमिट है और ये मेरी लोअर लिमिट है। इस वक्त अपर और लिमिट और लोअर लिमिट को ये जो वैल्यू है हार्ट बीट की वो क्रॉस कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके दो रीजंस होते हैं कि यहाँ तो अपर लिमिट पे ही ज़्यादातर क्रॉस कर रही होगी या लोअर लिमिट पे भी क्रॉस कर रही। अगर अपर लिमिट पे क्रॉस कर रही है ज़्यादा तो इसका मतलब ये हुआ कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ है, ठीक है। और अगर सिर्फ लोअर लिमिट पे क्रॉस कर रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका ब्लड प्रेशर लो हुआ है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। लेकिन अगर दोनों साइड पे कर रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका हार्ट सही से पंप नहीं कर रहा, तो जिसके केस में वो हार्ट सर्जरी पे जाते हैं या फिर स्टंट डालते हैं, जो भी काम वो करते हैं। ये बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल चेक होता है, ठीक है। यही काम प्रोडक्शन में भी होता है। तो प्रोडक्शन में ये जो काम होता है क्वालिटी कंट्रोल चेक, ये इस तरह से लिया जाता है और इसको कहा जाता है 3 सिग्मा अब आज के दौर के अंदर। और अब तो 6 सिग्मा की टेक्नोलॉजी भी आ गई, लेकिन 3 सिग्मा कहा जाता है। ये भी प्रोडक्शन लाइन होती है आपकी। तो अगर एक बार यूं करके यूं चला जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरा एक आउटलायर है। ये मेरा क्या है,
एक आउटलायर है जो मेरी लिमिट के हिसाब से वहाँ पर नहीं है, या ये प्रोडक्शन की एक खामी है जो मेरे पास उस लिमिट से बाहर है। तो इस प्रोडक्शन को, पीस को, या जो भी ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है, इसको मैं रिजेक्ट कर दूंगा। समझ आ गई बात? आपको मिलता है ना बहुत सारा एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर्स के ऊपर, तो एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर्स जो होते हैं वो एग्जैक्टली यही होते हैं कि आपका एक पॉइंट ऐसा होता है कि आपकी प्रोडक्शन ख़राब हुई और वो आउटसाइड पे चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि वो एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता। एक्सपोर्ट किया जाने वाला माल ये वाला होगा सारा, जो कि इस रेंज के बीच में आ रहा है। इसको 6 सिग्मा या 3 सिग्मा क्यों कहा जाता है? अब बात को ज़रा समझिएगा। ये जो सिग्मा होता है ना, ये सिग्मा ये होता है, यानी कि म्यू प्लस माइनस, पहले जो टेक्नोलॉजी थी 1 सिग्मा, फिर तरक्की हुई थोड़ी सी 1.5 सिग्मा हो गया, फिर तरक्की हुई थोड़ी सी और 2 सिग्मा पे पहुंच गए हम, फिर उसके बाद हम 3 सिग्मा पे पहुंच गए और आज हम 6 सिग्मा पे पहुंचे हुए। तो ये 6 सिग्मा, ये म्यू, ये एग्जैक्टली क्या चीज़ है मैं आपको समझाता हूँ। ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है इसको जानना, क्योंकि जब आप ये जानेंगे तो आप अपने कॉन्क्लूजन्स को लिख पाएंगे। ठीक है, 1 सिग्मा की जो रेंज है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे होती है। ठीक है, तो इस रेंज को कहा जाता है म्यू प्लस सिग्मा, और इस रेंज को कहा जाता है म्यू माइनस सिग्मा। फिर आप जितना आगे चलते जाएंगे, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आ जाता है म्यू प्लस 6 सिग्मा, और यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है म्यू माइनस 6 सिग्मा। ठीक है, अब इसमें करना क्या होता है? देखो भाई, जितना मैं कम सिग्मा यूज़ करूँगा, उसका मतलब ये हुआ कि मैं उतनी कम रेंज के अंदर अपनी सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। सही। और जितना बड़ा मार्जिन होगा, मैं उतनी ही बड़ी मार्जिन के अंदर अपनी सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। सबसे बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्री की होती है। ठीक है, तो अब ये जो है बेसिकली ये मेरा एक्स एक्सिस है और इसके ऊपर मैं अपना ग्राफ बना रहा हूँ। तो अब ये जो 1 सिग्मा है ना, ये बहुत ही कोई क्लोज चेक होता है। बहुत ही क्लोज चेक का मतलब ये हुआ कि यार इतनी क्लोजनेस ना कभी प्रोडक्शन में हो नहीं पाती, सही मायनों में बताऊं। कोई ना कोई फॉल्ट तो आता ही है, तो 1 सिग्मा उन पीसेस को रिजेक्ट कर देता है। 6 सिग्मा बड़ी टेक्नोलॉजी होती है, यानी कि मेरे मार्जिन्स बड़े होते हैं। मार्जिन्स का मतलब ये हुआ कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे लूप्स हैं जिसमें मैं छोड़ सकता हूँ प्रोडक्ट को। तो मेरा जो 6 सिग्मा है वो बड़ा मार्जिन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी रेंज ज़्यादा है। सेम उसी तरीके से जैसे हार्ट बीट चेक की जा रही है। आपने यहाँ पे पेशेंट को दवाई दी, ये आपके लूप डिसाइडेड है। अब आपकी हार्ट बीट जो है वो इसके बीच में घूम रही है, वो इससे ऊपर नहीं जा रही। इसका मतलब पेशेंट स्टेबल है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? लेकिन अगर ये हार्ट बीट इससे ऊपर जाएगी तो इसका मतलब वो ब्लड प्रेशर के किसी मर्ज में मुब्तला है। लेकिन अगर मैं इसको 1 सिग्मा के हिसाब से देखूं तो अभी भी मेरी हार्ट बीट जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, क्योंकि 1 सिग्मा बहुत छोटी वैल्यूज़ को मार्जिन देता है, तो वो बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो इसका मतलब ये मेरी प्रॉब्लम है। तो इस मौजू के ऊपर जाके वो कोई भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं या कोई और दवाई दे सकते हैं, कुछ भी इस तरह का हो सकता है। ये बेसिकली प्रोडक्शन लाइन होती है। ठीक है, आउटलायर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि आउटलायर्स क्या है, कि जो मेरी अपर बाउंड और लोअर बाउंड की जो मैंने लिमिट डिसाइड की हुई है, अगर मेरी प्रोडक्शन उससे बाहर निकलती है तो दैट मीन्स इट्स एन आउटलायर। ठीक है, ये काम तो हमने आपको सिखा दिया ग्राफिकल सिचुएशन में कि इसमें क्या काम हो रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर बॉक्स एंड विस्कर्स पे आउटलायर कैसे परफॉर्म कर रहा है। भाई, बॉक्स एंड विस्कर्स के ऊपर आउटलायर जो है या तो विद इन दिस रेंज आएगा। अगर विद इन दिस रेंज आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आउटलायर नहीं कहलाएगा। ठीक है, वो आउटलायर नहीं, क्योंकि ये तो मिनिमम और मैक्सिमम है। ठीक है, तो वो प्रोडक्शन के अंदर अंदर काउंट होगा। लेकिन जब मैं वही आउटलायर कैलकुलेट करूँ और फॉर एग्जांपल वो आउटलायर मेरा यहाँ पर आ जाए, तो ये मेरी प्रोडक्शन से आउट हो गया। ठीक है, तो उसको मुझे रिजेक्ट करना होगा, उस प्रोडक्शन माइल को मुझे हटाना होगा अपने यूनिट से। वो इधर भी आ सकता है, वो इधर भी आ सकता है इसी रेंज के सामने। लेकिन अगर वो इनमें से या इनमें से किसी के बीच में आ रहा है आउटलायर, तो कोई उसकी प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है, हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। सही, ये बातें मैंने आपको समझा दी बॉक्स एंड विस्कर्स से रिलेटेड। अब अब मुझे दो बॉक्स एंड विस्कर्स को कंपैरिजन में लेके जाना है कि मैं कैसे कंपेयर करूं। तो मैंने कहा अच्छा भाई कंपेयर कर लेते हैं। तो अब इसमें दो आपके सामने ग्राफ बने हुए, इन दो ग्राफ्स को आप देखो तो आपको ये पता चल रहा है ये दोनों मशीन थी, मशीन ए और मशीन बी।
मशीन बी का जो प्रोडक्शन लाइन था वो काफ़ी बड़े यूनिट्स के मार्जिन के साथ चल रहा था, जिसके लिमिट, लोअर लिमिट यानी कि लास्ट वैल्यू भी और मैक्सिमम वैल्यू भी वो काफ़ी ज़्यादा आगे थी। तो इसमें बहुत सारी वैल्यूज़ का एग्जिस्ट करना मतलब मौजूद होना एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन मशीन ए जो थी वो एक लिमिटेड सॉर्ट ऑफ यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रही थी, तो उसकी जो रेंज ऑफ प्रोडक्शन है उसकी छोटी है, मतलब वो ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं दे सकती। लेकिन हाँ, ये एक्सपेंडेड मार्जिन में प्रोडक्शन दे सकती है, इसमें साइज़ का कोई भी इशू नहीं होगा। अगर फॉर एग्जांपल आप टी शर्ट बना रहे थे, या आप कोई जीन्स बना रहे थे, या कोई आप हेडफोन्स क्रिएट कर रहे थे, तो उसमें एरर मार्जिन बहुत, मतलब आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन दे सकते हैं हर साइज़ के हिसाब से, ठीक है। लेकिन इसका जो है स्टॉक वो लिमिटेड साइज़ के अंदर काम करेगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये कि अगर, अच्छा अब ये जो बॉक्स है ये क्या चीज़ बता रहा है? बॉक्स बता रहा है कि मोस्ट ऑफ द वैल्यूज़ कहाँ पे लाई कर रही हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्शन जो है सबसे ज़्यादा किस साइजेस की हुई है। तो मशीन ए जो है उस पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इन साइजेस की हुई है, जिसमें लोअर लिमिट मेरे पास 0.231 आ रही थी आई गेस, और अपर जो थी वो 0.245 थी। यानी कि मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ मशीन ए इसी रेंज के बीच में लाई कर रही है, ठीक है। अब एज कंपेरेटिवली फ्रॉम मशीन बी की अगर मैं बात करूं, तो उसमें लोअर लिमिट थी मेरी 0.224 और अपर थी 0.243। तो इसमें ऊपर वाले के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा मार्जिन था, जिसमें मेरी मोस्ट ऑफ द वैल्यूज़ लाई कर रही थी, तो मेरी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इस यूनिट के दरमियान में की जा रही थी। ये सारी वो बातें हैं जो हमेशा नहीं पूछी जाती, लेकिन मैंने आपको सारी बातों का मतलब बता दिया है कि वो किस तरह से आप उसको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। अब नीचे आते हैं पार्ट सी के ऊपर कि उसने एग्जैक्टली हमसे पार्ट सी में पूछा क्या था। उसने हमसे कहा था कि भाई हैंड्स मेक टू कंपैरिजंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द रॉड्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए एंड दोज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी। यानी कि जो मशीन ए से प्रोड्यूस की जा रही थी, जो मशीन बी से प्रोड्यूस की जा रही थी, उसके दरमियान दो किस्म के कोई भी कंपैरिजंस आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब आप मुझे बताएं कि इसमें पहला कंपैरिजन क्या होना चाहिए। बताएं, मैंने अभी जो एक्सप्लेनेशन दी उसके हिसाब से मुझे बताइए। मशीन बी की वाइडर रेंज है एज कम्पेयर टू मशीन है। एग्जैक्टली पहली बात हो गई, ज़बरदस्त, लिख देता हूँ मैं मशीन इसको। मशीन बी ज्यादा वैरायटी प्रोड्यूस करती है रॉड्स की। सही है, मशीन हर मशीन बी कैन प्रोड्यूस वेरियस वैरायटी ऑफ rods with in the range of the sizes from 0.210, sorry 0.211 to 0.256, इसके बीच में ज़्यादा वैरायटी, उसके पास साइजेस बहुत है। मशीन बी का कंपैरिजन हो गया, दोनों बातें जो आप लोगों ने मुझे बताई वो मैंने दोनों यहाँ पे लिख दी, वाइडर रेंज थी और किसके दरमियान हो सकता था। अब दूसरा कंपैरिजन क्या होना चाहिए? ज्यादातर वैल्यूज कहते हैं वो मशीन बी के अंदर स्क्यूड है थोड़ी सी। क्या है? मतलब 0.23 से पीछे है, मतलब 0.21 0.23 के 0.233 के बीच में। हाँ, तो हम फिर ये लिख सकते हैं कि मशीन ए के लिए जो ज़्यादा प्रोडक्शन रेट था, या प्रोडक्शन जो रेंज थी, जो ज़्यादा प्रोडक्शन रेंज थी, वो हमारे पास थी, या हमारे लोअर क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल के बीच में। तो इसका मतलब मोस्ट ऑफ द यूनिट्स आर प्रोड्यूस इन बिटवीन द रेंज। वो मशीन ए वॉज दिस वन ना, 0.231 टू 0.245। तो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ मशीन ए, प्रोडक्शन ऑफ machine A was lying between 0.231 to 0.245, ऐसे ही कुछ था, ठीक है। और मोस्ट
ऑफ द प्रोडक्शन ए थी, और यहाँ पे मशीन बी की अगर मैं प्रोडक्शन लिखूं तो वो किस रेंज में लाई कर रही थी बेटा? वो लाई कर रही थी लाइंग बिटवीन 0.224 और 0.243। सही, ठीक हो गया। तो ये थी हमारे बॉक्स एंड विस्कस प्लॉट की रीडिंग जो हमने यहाँ पर कर ली। सर जी बेटा। जो आपने सिग्मा के बारे में बताया था, तो हम्म। यहाँ पे कहते हैं मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज के सिग्मा होंगे क्या? नहीं, अभी सिग्मा नहीं सिग्मा होगी। क्या होगा? अभी सिग्मा नहीं होगी। सिग्मा बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल की लिमिट्स होती हैं, पर हमारे पास बॉक्स एंड विस्कर्स में ना कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं होता। मतलब हम क्वालिटी कंट्रोल के मार्कर्स नहीं बनाते, ये मेरे सिर्फ मिनिमम और मैक्सिमम, हम सिर्फ आउटलायर्स बनाते हैं। तो मैंने आउटलायर्स को समझाने के लिए तुम्हें बेसिकली सिक्स सिग्मा समझाया था कि एग्जैक्टली सिक्स सिग्मा की वजह से या थ्री सिग्मा की वजह से या कोई भी सिग्मा की वजह से हमें ये पता चलता है कि आउटलायर्स हमारे कैसे और क्यों एग्जिस्ट करते हैं। इसमें सिर्फ ये तो पता ये चलता मिनिमम है और कि मैक्सिमम ये मिनिमम और मैक्सिमम है, ये वैल्यूज तुम्हारी मिनिमम और मैक्सिमम है। आउटलायर्स हैं। हाँ, मैंने आउटलायर्स नहीं है। आउटलायर्स वो होते हैं जो क्वालिटी के बार पे नज़र आते हैं, इस पे आउटलायर्स नज़र नहीं आते, इस पे कैलकुलेट करने पड़ते हैं। तो वो हमेशा हमें ओके। ना लिख के देता है कि कैसे कैलकुलेट करने हैं। तो अभी हमारे पास इस क्वेश्चन में कोई नहीं आया, हम प्रैक्टिस में कुछ क्वेश्चंस निकालेंगे, हर किसी के 5-5 सवाल ना। तो जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करेंगे ना, फिर हम उसमें देखेंगे किसी में यकीनन डेफिनेटली आउटलायर्स आएंगे। ठीक है। तो अब ओके। मैंने चारों चीज़ें जो हमारे पास एग्जैक्टली इसमें आती हैं वो चारों मैंने एक्सप्लेन कर दी। यानी कि स्टेम एंड लीफ आता है हमारे पास कम्युलेटिव आता है, और उसके अलावा हमारे पास हिस्टोग्राम आता है, और उसके अलावा बॉक्स एंड विस्कर्स आता है। ठीक है। और अब कभी गिने चुने केसेस, सबसे ज़्यादा ये चीज़ें आती हैं, फिर गिने चुने केसेस में कभी कभार उसका दिल किया तो उसने बोला आओ भाई फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन दिखाओ या फिर पाई चार्ट दिखाओ। तो इस तरह की कोई भी चीज़ वो जब बोलेगा दिखाने के लिए तो हम दिखा देंगे, वो छोटे केस है, वो आसान है, उसमें कोई मसला नहीं। तो फिलहाल हम बॉक्स एंड विस्कर्स तक रखते हैं इसको। बॉक्स एंड विस्कर्स आप लोगों को तब को समझ में आ गया होगा कि वो क्यों बनता है और कैसे बनता है, क्या क्या तरीके कार होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर देंगे और मैं बता दूंगा आपको। तो तब तक के लिए ये यहाँ तक मामला हमारा फिनिश है। और अब इसके बाद हम ये करेंगे कि अब हम इसमें से कुछ क्वेश्चंस निकालेंगे ऐसे जिनको हम कर लें। यानी कि हम हर टॉपिक के कोई 5-5 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, देन उसके बाद फिर हमारा ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। फिर हम जाएंगे दूसरे टॉपिक की तरफ। और इससे पहले भी हम एक टॉपिक कर चुके हैं एग्जैक्टली, उसका नाम क्या था? हाँ बच्चों, क्या नाम था? डाटा रिप्रेजेंटेशन पार्ट वन। डाटा रिप्रेजेंटेशन पार्ट वन के अंदर भी हमने कैलकुलेशन वाले काफ़ी सारे पार्ट्स को किया था, और हमने ज़्यादा सवाल नहीं किए, लेकिन ये इसका पूरा मतलब अब पेपर हम जब करेंगे, डाटा रिप्रेजेंटेशन चैप्टर तो पूरा हो गया है ऑलमोस्ट। अब हम डायरेक्टली पास पेपर करना शुरू करेंगे तो हमें सब चीज़ें पता चलना शुरू हो जाएंगी कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह से हो रहा है और क्या क्या चीज़ें उसमें एक्सेस करती हैं। एक चीज़ मैं और आपको यहाँ से भी बता देता हूँ कि जो सबसे आपके लिए इम्पोर्टेंट था, जो मैंने आपको दिखाया भी था कि इसमें यहाँ चीज़ें हैं। तो भाई देखो, ये वाला काम आप सीख चुके हो जो इस वक्त यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है ग्राफ के इस पोर्शन के अंदर। ये वाली चीज़ आप सीख चुके हो। मेजर ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी और रेंजेस इंटरक्वार्टाइल रेंज स्टैंडर्ड डेविएशन आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द फर्स्ट क्लास। और यूज़ ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ वो भी हम कर चुके हैं कि हमने बना लिया उसको, उसमें से हमने वैल्यूज़ भी एस्टिमेट कर ली हैं, मीडियन, क्वार्टाइल, परसेंटाइल और समथिंग लाइक दैट, वो सब हम कर चुके हैं। और अब इसमें ये वाली चीज़ जो है, मतलब मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन तो आप इस्तेमाल करना जानते हो, लेकिन उसकी ये जो अजम्पशन आती हैं, एब्सोल्यूट अजम्पशंस, इसके ऊपर हमने कम काम किया है। हमने कोई एक आध सवाल शायद ही देखा होगा, उसके अलावा नहीं देखा। तो हम उसके ऊपर अब काम करेंगे। यानी कि अब कहने का मकसद ये कि टॉपिक हमने पूरा निचोड़ उसका सीख लिया है, अब हम डायरेक्टली पास पेपर के क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। तो अगली क्लास से हम इसके पास पेपर से स्टार्ट करेंगे सारे के सारे, मतलब रैंडमली क्वेश्चंस करते जाएंगे, जो जो हमारे पास आता जाएगा वो हम कर लेंगे। ऑलमोस्ट मेरी कोशिश है कि हम तकरीबन 2 सेशंस के अंदर एटलीस्ट, या 2 ना करें तो 3 कर लें या 4 कर लें, एटलीस्ट हम 30 to 35 क्वेश्चंस इसके कर लें इस चैप्टर के। तो 30 to 35 से ये होगा कि हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएंगी और हमें पता चल जाएगा कि चीज़ें किस तरह से करनी है। फिर आपको मैं पास पेपर दे दूंगा, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस करें और फिर मुझे बता दें कोई मसला आ रहा है तो हम उसको फर्दर डिस्कस कर लेंगे क्लास में।